चलिए डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा, हम पढ़ रहे थे भाई ईडीसी। ईडीसी में हमने कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड और कुछ थोड़ा बहुत एनर्जी बैंड गैप के बारे में जानकारी इकट्ठा करी थी। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी बैंड गैप की फुल स्टेटस के साथ। तो देखिए एनर्जी बैंड गैप हमारा अगला टॉपिक है, एनर्जी बैंड गैप का। ईडीसी चल रही थी हमारे पास भाई, हम पढ़ रहे थे ईडीसी। टॉपिक था हमारे पास एनर्जी बैंड गैप। कौन सा टॉपिक था भाई? एनर्जी बैंड गैप। कौन सा टॉपिक था भाई? एनर्जी बैंड गैप। तो पहले देखिए एनर्जी बैंड गैप, मैंने बताया था कि यदि मेरे पास ये कंडक्शन बैंड के लिए एनर्जी लेवल है, ये मेरे पास वैलेंसी बैंड के लिए एनर्जी लेवल है। तो वैलेंसी बैंड क्या होता है? जो एनर्जी ग्राउंड लेवल पर होता है उसको वैलेंसी बैंड के लिए हो जाता है। जो एक्साइटेड लेवल पर एनर्जी लेवल होते हैं उनको कंडक्शन बैंड की फॉर्म में रखा जाता है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास न्यूक्लियस की स्टेटस थी। किसकी भाई? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस से जितना भी आप ऊपर की तरफ जाओगे, किससे भाई? न्यूक्लियस से ऊपर की तरफ जितना भी जाओगे, एनर्जी लेवल किसकी? इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लेवल बढ़ती चली जाएगी और बॉन्डिंग एनर्जी घटती चली जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ, मैं यदि कहूँ तो यहाँ पर एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कम, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ सबसे, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा। यहाँ पर वो एक्साइटेड होएगा जिसकी एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होएगी। देखिए अब मैं यदि कहूँ कि यदि ये मेरे पास वैलेंसी बैंड है तो इस वाले स्तर पर, वैलेंसी बैंड के ऊपर वाले स्तर पर, जिसको हम दिखाते हैं किससे भाई? ईवी से। यह क्या होता है? ईवी के लिए देखो, ईवी के लिए होता है मैक्सिमम, कौन सा भाई? हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंसी बैंड। ये वाला स्तर हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंसी बैंड, ये है मेरे पास ईसी, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। किसका भाई? लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। अब टॉपिक ही हमारे पास क्या है? एनर्जी बैंड गैप। टॉपिक ही हमारे पास क्या है भाई? एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप का मतलब यह है, देखो मैं इसको 3 या 4 तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। पहला तरीका ये देखिए कि वह एनर्जी, या तो ये समझ लीजिए कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच के एनर्जी गैप को क्या बोल सकते हैं? एनर्जी बैंड गैप। दूसरी डेफिनेशन यह बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाएगी? एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड जो होगी एनर्जी बैंड गैप, वही एनर्जी बैंड गैप का स्तर होगा जिस किसी इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए इसमें जो रिक्वायर्ड होगी। या फिर मैं तीसरा ये कह सकता हूँ कि वैलेंसी बैंड का लोएस्ट एनर्जी और कंडक्शन बैंड दोनों का प्लस कितना भाई? ये वाला एनर्जी बैंड गैप, और क्या भाई? वैलेंसी बैंड का हाईएस्ट एनर्जी बैंड क्या कहलाएगा? कंडक्शन बैंड के लोएस्ट एनर्जी लेवल के बराबर होएगा। तो 3 तरीके से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ जो एनर्जी बैंड गैप के बराबर होएगा। तो देखिए यदि मैं कहूँ कि एनर्जी बैंड गैप मुझे लिखना है भाई ईजी, एनर्जी बैंड गैप क्या हो सकता है? देखिए हाईएस्ट एनर्जी लेवल, अभी भी एनर्जी लेवल ज्यादा किसका है भाई? ईसी का है, लेकिन ये लोएस्ट किसके लिए है? कंडक्शन बैंड के लिए। लोएस्ट है कंडक्शन बैंड के लिए, लेकिन कंपैरिजन ईवी वैलेंसी बैंड के मुकाबले अभी भी क्या है भाई? ज्यादा है। तो इसका मतलब है, और दूसरी बात ये, एनर्जी बैंड गैप को आप हमेशा ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करोगे। एनर्जी बैंड गैप को आप हमेशा ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करोगे। तो ईजी बराबर में कितना लिख सकता हूँ? ईसी माइनस का ईवी, ईसी माइनस का ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरे पास होता है एनर्जी बैंड गैप। क्या होता है भाई? ये एनर्जी बैंड गैप। या फिर मैं दूसरी फॉर्म इसकी ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहीं से देखो ईसी बराबर कितना कर सकता हूँ मैं? ईवी और प्लस का
Eg यदि मैं कंडक्शन उसके वैलेंसी बैंड के हाईएस्ट एनर्जी लेवल में एनर्जी बैंड गैप जोड़ दूं तो कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी बैंड गैप लोअर एनर्जी लेवल मुझे प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? प्राप्त हो जाता है। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी मूव ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बाय द बैंड गैप। अब देखिए एक में Eg हो गया भाई, Eg कितना लिख दिया मैंने, Ec माइनस का Eb बराबर इतना। अब जरा एक देखिए एनर्जी बैंड कुछ मेटलों के लिए लिख लीजिए। देखो एनर्जी बैंड गैप यदि मैं कहूँ कि एनर्जी जो एनर्जी होता है एनर्जी बैंड गैप, एक तो मैं लिख सकता हूँ भाई सिलिकॉन के लिए, एक लिख सकता हूँ मैं जर्मेनियम के लिए, एक लिख सकता हूँ गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए, गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए। Eg किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के लिए भी मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ मैं किसके लिए, G0 लिख लीजिए, और एक लिख लीजिए G30। G30 क्या है? रूम टेम्परेचर। G30 क्या है? रूम टेम्परेचर। ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसमें भी मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, बस आप इतने ध्यान रखिए। पहला तरीका मेरे पास 0 डिग्री पर है, दूसरा रूम टेम्परेचर पर है। तो Gt सिलिकॉन के लिए होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना है, अभी आप इतना याद रखिए कि किसके लिए, सिलिकॉन के लिए ही 30 डिग्री सेल्सियस पर, उस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर, या 300 केल्विन पर यह हो जाता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाता है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से घटकर कितना हो जाता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए होता है 0.785, कितना होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 300 डिग्री पर हो जाता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए होता है 1.5, कितना होता है भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, किसका भाई, इसी का, तो यह बहुत कम रेंज से घटता है, तो 1.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घट के इसका हो जाता है। तो भाई ये आपको याद रखने हैं, क्या रखने हैं भाई, आपको याद रखने हैं कि एनर्जी बैंड गैप सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0 डिग्री पर 1.21, जर्मेनियम उसके लिए 1.21, और 300 पर घट के कितना हो जाता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और किसके लिए भाई 300 डिग्री पर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कितना लिख सकता हूँ 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि मैं इसके लिए फार्मूला लिखूं तो बताइए हम एनर्जी बैंड गैप को टेम्परेचर के अनुसार कैसे निकाल सकते हैं। तो निकाल कैसे सकते हैं, देखिए फार्मूला होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला होता है भाई Eg बराबर क्या भाई, Eg नॉट, कितना लिख रहा हूं मैं, Eg टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर जो हम निकालते हैं कितना होता है Eg नॉट 0 डिग्री पर, किस पर भाई 0 डिग्री पर, तो वही का नाम है एनर्जी बैंड गैप का लेवल माइनस बीटा इंटू टी। बीटा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टी क्या है यहाँ पर भाई टेम्परेचर। ये फार्मूला होता है किसके लिए, एनर्जी बैंड गैप को किसी भी टेम्परेचर पर निकालने के लिए। Eg नॉट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पर एनर्जी बैंड गैप, और माइनस का बीटा क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है भाई, बीटा एक कांस्टेंट होता है, हम इसको बीटा क्या होता है कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है। बीटा की वैल्यू देखिए सिलिकॉन के लिए अलग होती है, जर्मेनियम के लिए अलग होती है, सिलिकॉन के लिए होती है भाई 3.6 समथिंग होती है, 3.6 गुना 10⁻⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। मैंने ये वैल्यू लिखी है सिलिकॉन के लिए, और यही वैल्यू किसके लिए, बीटा की वैल्यू जर्मेनियम के लिए होती है 2.2 और इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। कितनी होती है 2.2 और इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। बीटा के लिए होती है 3.6 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Eg के लिए वैल्यू होती है बीटा इंटू टी, जिस टेम्परेचर के लिए मैं एनर्जी बैंड गैप को निकाल रहा हूँ, जिसके लिए मैं इसको निकाल रहा हूँ। एनर्जी बैंड गैप का इफेक्ट देखिए टेम्परेचर पर, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, देखिए एनर्जी बैंड गैप जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एनर्जी बैंड गैप क्या होएगा भाई, घट जाएगा। Eg नॉट जो भी है वो घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि जैसे आप किसी भी मेटल को टेम्परेचर बढ़ाओगे या टेम्परेचर दोगे तो उसमें एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बॉन्ड से निकल के टूट के दूसरी रेंज में कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, और जैसे ही कंडक्शन बैंड में
फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होएगी वैसे ही उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, एनर्जी बैंड गैप कम होएगा, क्योंकि अब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है और उनको तोड़ना बहुत आसान है। इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा EG0 की वैल्यू घट जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर एनर्जी बैंड गैप का लेवल घट जाता है। देखिए अब आगे देखिए, अब देखो यदि मैं कहूँगी आप एक रेसिस्टर है, उसमें जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मेरे पास एक इंसुलेटर मटेरियल है और एक मेरे पास कंडक्टर मटेरियल है, तो आप बताइए एनर्जी बैंड गैप की विड्थ किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो सीधी सी बात है, कंडक्टर में एनर्जी बैंड गैप अपने मिनिमम वैल्यू पर होएगा। एनर्जी बैंड गैप मिनिमम स्तर किसके लिए मिलेगा? कंडक्टर के लिए। और मैक्सिमम किसके लिए गैप मिलेगा? इंसुलेटर के लिए। तो आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कोई मेटल है मेरे पास जिसका एनर्जी बैंड गैप बहुत कम है, तो वो किस श्रेणी में रखोगे? तो वो कंडक्टर की श्रेणी होती है। यदि एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा है तो किस श्रेणी में रखोगे आप उसको? इंसुलेटर की श्रेणी में। देखिए एक होता है मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट का मतलब समझ में आता है? ड्रिफ्ट का मतलब होता है फोर्स से। ड्रिफ्ट का मतलब होता है फोर्स से। जब किसी चीज को आप जबरदस्ती इधर इधर उधर भगाओगे तो वो ड्रिफ्ट की कंडीशन में आता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मुझे लिखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपको समझना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करा जाता है v इंटू डी से। हम और किसी से भी दिखा सकते हैं लेकिन हम डिनोट कर रहे हैं v इंटू डी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी एक्सटर्नल चार्ज के अंदर, किसी भी एक्सटर्नल चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन की मैंने बोला है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंटेशन देगा उसी को बोला जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिख लो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, ऑफ ए चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन विद इन द मटेरियल, इलेक्ट्रॉन विद इन द materials under the external electric field। अंडर लिखो यहाँ पर भाई, अंडर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँ मैं कि वीडी को आप कैसे निकालोगे? तो वीडी बराबर होता है मेरे पास वी मैक्सिमम और माइनस का वी मिनिमम और अपॉन का एवरेज। एवरेज के लिए आप क्या काम करते हैं? हमेशा 2 से डिवाइड करा जाता है। जितनी वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो वीडी बराबर वी मैक्सिमम माइनस का वी मिनिमम बाई 2। या फिर मोबिलिटी के फॉर्म में देखो, इलेक्ट्रिक व्हील का नाम, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, जितना आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा एक लिमिटेड रेंज तक के लिए है। जैसे जैसे शुरू में एक कंडीशन होती है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन एक कंडीशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक मैक्सिमम वैल्यू पर जाने पर सैचुरेट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितना भी बढ़ाओ लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी नहीं बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सैचुरेट हो जाएगी, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू तक लीनियरली इंक्रीज होती है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक लीनियरली इंक्रीज होती है, वीडी प्रीपोजिशनल टू लिख सकता हूँ मैं ईडी के। यदि मैं प्रीपोजिशनल टू का निशान हटाता हूँ तो वीडी के लिए लिख सकता हूँ माइक्रो, उसके लिए मोबिलिटी के लिए, किसके लिए भाई? मोबिलिटी को लिख सकता हूँ माइक्रो और इनटू ई। ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वीडी बराबर
या माइक्रो हर इंटू ई, इसको क्या बोलते हैं फिर भाई मोबिलिटी। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ मोबिलिटी और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मोबिलिटी का मल्टीपल होती है। क्या होती है भाई मल्टीपल होती है। अब जरा देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी, अब यदि थोड़ी सी एक आप यहीं पर अभी डेफिनेशन लिख लीजिए, ये मेरे पास निकल कर आता है मोबिलिटी, क्या आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी को भी आप देख लीजिए, किसको भाई मोबिलिटी को, एबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, डेफिनेशन लिख लीजिए पहले इसकी, एबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, एबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर टू मूव इनसाइड द मटेरियल, टू मूव, यहीं पर लिखिए, इनसाइड द materials, क्या भाई inside the materials is called by the mobility, यूं ही लिख देता हूं मैं, called by the मोबिलिटी। क्या भाई मोबिलिटी। एंड एबिलिटी क्या है, किसी भी चार्ज कैरियर के अंदर, किसी भी चार्ज कैरियर के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर, किसी भी चार्ज कैरियर की किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के लिए जो उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल कोई भी चार्ज को फ्लो करने की जो उसकी क्वांटिटी होती है, कि कोई भी मटेरियल किसी भी चार्ज को कितनी आसानी से फ्लो करा सकता है, उसके लिए वो उसकी मोबिलिटी होती है। क्या होती है मोबिलिटी होती है। कोई भी मटेरियल किसी चार्ज को कितनी आसानी से फ्लो करवा सकता है, उसे मोबिलिटी बोला जाता है, इज कॉल्ड बाय द मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी के लिए यदि मैं लिखूं, देखो मोबिलिटी के लिए आप यदि मैं कहूं कि मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी पहले इसकी यूनिट देख लीजिए भाई, आपकी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मोबिलिटी, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तरीके से उसके लिए ही है, जैसे कि वो क्या नाम है चाल होती है, चाल के बराबर होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही तो होती है एवरेज वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड भी लिख सकता हूँ, या सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो आप, सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो, या फिर मीटर पर सेकंड, दोनों में से एक भी लिख सकते हो। लेकिन यदि मैं इसके लिए लिखूँ तो किसके लिए भाई मोबिलिटी के लिए यूनिट जब आप लिखोगे तो मोबिलिटी के लिए फार्मूला कितना लिखोगे आप, बराबर लिख सकता हूँ, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अपॉन का कितना लिख सकता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फार्मूला लिख सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड, एक लिख सकता हूँ भाई देखो दोनों तरीके से मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, मीटर पर सेकंड भी लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड भी, या सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास एक फार्मूला होता है न्यूटन पर कूलम, एक तो फार्मूला होता है न्यूटन पर कूलम के, लेकिन हम न्यूटन पर कूलम को भी लगाकर भी निकाल सकता हूँ, लेकिन एक मेरे पास होता है वोल्ट पर सेंटीमीटर। एक और फार्मूला होता है कौन सा भाई, वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेकंड कितना होता है भाई, वोल्ट पर सेकंड भी लिख सकता हूं मैं। मोबिलिटी देखिए ये मैंने शायद गलत बोल दिया, देखिए ये मीटर पर सेकंड है, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये क्या है मीटर पर सेकंड है, सेकंड के हिसाब से चलती है ना, सेंटीमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि हम मोबिलिटी को किस में नापेंगे, सेकंड के, या माइक्रो सेकंड में, या सेकंड में, या मिली सेकंड में। तो ये मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ मीटर पर सेकंड। देखिए मेरे पास ये जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी एक डिस्टेंस या किसी भी एरिया के लिए होती है, किसी भी कूलम का चार्ज की एक मतलब चार्ज को किसी भी फोर्स के में व्यक्त करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं। किसी भी चार्ज, कोई भी चार्ज किसी भी एक अनोदर पार्टिकल पर, जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक कूलम के चार्ज पर कोई भी अनोदर कूलम के चार्ज पर कोई भी फील्ड, उस पर जो फोर्स लगाता है, जितने न्यूटन का फोर्स लगाता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लगाता है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि इसके लिए हम एक और फार्मूला यूज करते हैं, क्या भाई वोल्ट पर सेंटीमीटर, कि किसी भी, मैंने कहा है किसी भी एक पार्टिकल के लिए मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है मैंने इस पर कोई चार्ज रखा, चार्ज रखने के बाद मान लीजिए कि चार्ज पूरे पे फैल गया, ये 2 मीटर की है, जितने भी मीटर की है, जितने पे चार्ज फैला है उससे उसमें डिवाइड कर दीजिए, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट कितनी है, या पर सेंटीमीटर या पर किलोमीटर, वो उसी के लिए आएगी। यदि मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर सेंटीमीटर रखता हूँ, यहाँ पर मैंने फार्मूला लिया है भाई इससे, मीटर पर सेकंड है, यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड है, यहाँ क्या है भाई वोल्ट पर सेंटीमीटर,
या फिर मैं यहाँ पर भी वोल्ट पर सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। देखो इससे जो एक फार्मूला बनेगा, इस वाले से देखिए, इस वाले से जो यूनिट निकल कर आएगी वो निकल के आएगी भाई, यदि मैं यहाँ पर मीटर रख दूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे भी मीटर रखा, यहाँ पर भी मीटर रखा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ मीटर बटे वोल्ट और इंटू सेकेंड। और यदि मैं इससे कैलकुलेशन करूंगा तो देखिए कितना लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर और वोल्ट पर सेकेंड, या तो मीटर पर मीटर स्क्वायर वोल्ट पर से वोल्ट इंटू सेकेंड, या सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। ये यूनिट होती है किसकी भाई, मोबिलिटी की। पहले तो आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे, बस आप इतना याद रखिए कि मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी के लिए कितना लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, वो सेकंड के रेशो में चलते कि इतने मीटर इतने सेकंड में गई। वोल्ट बराबर कितना लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, किसी भी कोई भी चार्ज या कोई भी वोल्ट पर यूनिट जितना होता है मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखूंगा तो वोल्ट पर सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर कितना आ सकता है इसके थ्रू, या तक सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड या मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड लिख सकता हूँ। अब आगे देखिए, देखिए मैं मोबिलिटी लिख रहा हूँ दोनों, जर्मेनियम सिलिकॉन की और किसकी, जर्मेनियम की और गैलियम आर्सेनाइड की। मोबिलिटी देखिए, मोबिलिटी लिखूँ मैं, यदि यहाँ पर लिखिए मोबिलिटी सिलिकॉन की लिखिए, दिखाई दे रहा है, जर्मेनियम की और गैलियम आर्सेनाइड की। किसकी भाई, मोबिलिटी, एक तो सिलिकॉन की, एक जर्मेनियम की और एक गैलियम आर्सेनाइड की। इन्हीं में लिखिए मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी प्रोटॉन और मोबिलिटी का रेशो इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की। मोबिलिटी का रेशो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। पहले सिलिकॉन के लिए देखिए, सिलिकॉन के लिए जो होती है वह होती है 1300, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए 1300 सेंटीमीटर लिख लीजिए आप, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड। यदि मैं प्रोटॉनों के लिए कहूँ तो प्रोटॉनों के लिए होती है 500, कम होती है इलेक्ट्रॉनों के मुकाबले, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड। यदि आप रेशो की बात करोगे तो लिख सकता हूँ इसको 2.6 रेशो और इंटू 1, ये वैल्यू आपको भाई याद ही करनी है। जर्मेनियम के लिए होती है 3800, कितनी होती है भाई जर्मेनियम के लिए, इसके लिए होती है 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर और वोल्ट पर सेकंड। प्रोटॉनों के लिए लिखी जाती है कितनी, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर और वोल्ट और इंटू सेकेंड। यदि आप इनकी रेशो को देखोगे तो रेशो होता है इनका भाई 2.1 और रेशो 1, 2.1 और रेशो 1। यदि गैलियम आर्सेनाइड के लिए जाओगे तो गैलियम आर्सेनाइड के लिए 5600 से लेकर समथिंग में 400 के 500 के लगभग में होती है। मैं इसको लिख सकता हूँ 5600 ही लिख लीजिए आप, कितना 5600 से 5800 भी होती है, वोल्ट पर सेकंड भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोटॉनों की बहुत कम होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर और वोल्ट इंटू सेकेंड। ये किसके लिए होती है भाई, गैलियम आर्सेनाइड के लिए। अब जरा एक चीज देखिए, यहाँ पर भी सिलिकॉन में भी इलेक्ट्रॉनों के लिए मोबिलिटी ज़्यादा है और जर्मेनियम में भी ज़्यादा है और गैलियम आर्सेनाइड के लिए भी ज़्यादा है। तो इसी कारणवश किसके लिए भाई हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनों का और एन टाइप मटेरियल के क्या बनाते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस। जितने भी भाई सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं ज़्यादातर हम उसको एन टाइप ही बनाते हैं, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने से, इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से उनकी मोबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनों के बेसमेंट के आधार पर ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन हो, इसीलिए हम मेटल को यूज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर में। अब देखिए आगे भाई, मोबिलिटी पर इफेक्ट देखिए किसका, टेम्परेचर का। पहले मोबिलिटी पर आप इफेक्ट देखिए टेम्परेचर का, इधर ही देखिए मोबिलिटी पर टेम्परेचर। आप फार्मूला याद रखो, मोबिलिटी पर जो होता है, मोबिलिटी का फार्मूला होता है T⁻⁹। इसका मतलब यह हुआ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/m।
क्या लिख सकता हूँ 1/T की पावर m, टी की पावर m। क्या लिख सकता हूँ भाई टी की पावर m। टी की पावर m की अलग अलग वैल्यू होती है, आपको वो याद नहीं रखनी है, तुम्हें बस यहाँ में याद रखना है कि मोबिलिटी प्रीपोर्शनल टू 1/T, बस आप इतना ही याद रखिए। अब यदि आप t बढ़ाओगे, ध्यान से देखो, t बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो मोबिलिटी घटेगी, तो भाई क्या होगा, मोबिलिटी घटेगी। तो सीधी सी बात यह है, मोबिलिटी डी इनवर्सली प्रीपोर्शनल टू होती है किसके, टेम्परेचर के। यदि किसी भी आपके लिए क्या नाम है, किसी भी मेटल के लिए आप यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी मोबिलिटी घट जाएगी, ये आपको रिलेशन याद रखना है।